दिस इज 92.7 बिग एफएम। आप सभी रसिक श्रोताओं का मैं अन्नू कपूर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। कोई जमीन से उठकर बुलंदियों तक पहुंच जाता है तो कोई बुलंदियों से रातों रात जमीन पे खाक बनकर बिखर जाता है। कुछ इसी तरह की है ये दुनिया, बस ऐसी ही है इस दुनिया की फिल्मी दुनिया। आपको इस अद्भुत दुनिया की सैर पर ले जाने के लिए मैं हाजिर हूं। आज जो कहानियां लेकर आया हूं वो कुछ इस प्रकार हैं। आज पहली कहानी में बताऊंगा हिंदी सिनेमा के दो खलनायकों के बारे में। एक खलनायक दूसरे के अभिनय से इतना प्रभावित हो गया कि उसने निर्णय कर लिया कि अब वो विलन के रोल नहीं करेगा। खुलासा होगा इस कहानी का आज ही। दूसरी कहानी होगी डायरेक्टर केदार शर्मा के बचपन से जुड़ी एक भयानक हादसे की कहानी। मरते मरते बचे थे, पता चलेगा आज फिर क्या हुआ। तीसरे नंबर पर सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए। चौथे नंबर पर दिल ने फिर याद किया, जिसमें आज याद करेंगे 16 बार फिल्म फेयर नॉमिनेशन हासिल करने वाली मशहूर अदाकारा राखी को। और पांचवें नंबर पर होगा किस्सा ए.के. हंगल का। मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल ने ए.के. हंगल को भरे बाजार रोक लिया और एक सलाह लेने लगे। ये कांस्टेबल हंगल साहब से क्या सलाह मांग रहा था, ये भी कहानी आज के एपिसोड में। और हमेशा की तरह अंत में हमारे श्रोता का प्रश्न। आज का प्रश्न बड़ा अनोखा है। श्रोता जानना चाहता है कि हिंदी फिल्मों के ऐसे कितने गाने हैं जो कुत्तों पर फिल्माए गए हैं, कुत्तों पर, डॉग्स। तो आइए इस सब मजेदार जानकारियों को सुनने के लिए शुरू करते हैं आज का शो। के.एन. सिंह हिंदी सिनेमा के मशहूर मारूफ विलन। आंखें इतनी प्रभावशाली थीं कि सब कुछ बयान कर देती थीं। बॉम्बे आने के बाद विलन के तौर पर के.एन. सिंह की पहली फिल्म थी 1938 में रिलीज हुई बागबान। डायरेक्टर थे ए.आर. कारदार। ये फिल्म जबरदस्त हिट हो गई। इस फिल्म के बाद उन्हें एक साथ कई फिल्मों में विलन के रोल ऑफर होने लगे। खलनायक के रोल में के.एन. सिंह इतना सशक्त प्रभाव छोड़ा करते थे कि उनकी फिल्मों के हीरोज को भी कॉम्प्लेक्स हो जाया करता था। उन्हीं दिनों एक और एक्टर याकूब भी विलन के रोल किया करते थे। याकूब ने फिल्म बागबान में जब के.एन. सिंह के काम को देखा तो वो उनके कायल हो गए। वो मिले के.एन. सिंह से जाकर और बोले, आप सिर्फ सिंह ही नहीं हैं, किंग भी हैं। मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखकर जिंदगी का एक अहम फैसला ले डाला है, और वो ये कि अब मैं कभी भी विलन के रोल नहीं करूंगा। और जनाब हुआ भी यही। याकूब ने अपने वचन निभाए, अपने कहे अनुसार अपने आप को विलन से कैरेक्टर रोल्स में शिफ्ट कर लिया और जिंदगी में दोबारा कभी विलन का रोल नहीं किया। ये करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। ये याकूब का बड़प्पन है, महानता है कि उन्होंने एक दूसरे कलाकार को इतना सम्मान जो दिया, आदर दिया, वो कोई करोड़ों में कोई आदमी इस तरह का दे पाता है। तो याकूब को प्रणाम, नमन है उनकी स्मृति को। डायरेक्टर केदार शर्मा जब छोटे थे तब परिवार रहा करता था अमृतसर में। घर उस इमारत के तीसरे मंजिले पर था। ये बालक केदार अंगूर खाने के बड़े शौकीन थे। माँ गली से गुजरने वाले अंगूर के ठेले से रोज अंगूर खरीदकर उन्हें खिला देती थी। एक दिन जब अंगूर बेचने वाला गली से आवाज लगाता हुआ गुजर रहा था तब माँ चावल साफ करने में मसरूफ थी और केदार की दादी रसोई के कामकाज में उलझी हुई थी। किसी का ध्यान बालक की तरफ नहीं था। अंगूर वाले की आवाज सुनकर दौड़ पड़ा बालक केदार घर की बालकनी की तरफ और रेलिंग पर चढ़कर वह अंगूर बेचने वाले को आवाज लगाने लगा। जब अंगूर वाले ने बालक केदार की आवाज की तरफ ध्यान नहीं दिया तो केदार रेलिंग पर थोड़ा और ऊपर चढ़ गया और वहीं से फिर से आवाज देने लगा। आवाज लगाते लगाते ध्यान चूका और ध्यान चूकने से अचानक केदार का पैर फिसल गया और वो तीसरी मंजिल से गिरने ही वाला था कि किस्मत से उसके लंबे बालों की चोटी रेलिंग के एक हुक में अटक गई। उस वक्त केदार ने
लंबे लंबे बाल रखे हुए थे माँ के कहने पर, और माँ उसकी वो गूंथ कर चोटी बना दिया करती थी। चोटी से लटके केदार की चिल्लाने की आवाज जैसे ही पता पड़ी, दादी पहुंची भागकर बालकनी की तरफ। केदार को लटके हुए देखा, होश उड़ गए और वो जोर से चिल्लाती हुई केदार को बचाने के लिए तत्पर हो उठी। दादी की आवाज सुनकर माँ भी वहां पहुंच गई और बेटे को मौत और जिंदगी के बीच लटका देखकर माँ वहीं बेहोश हो गई। लेकिन दादी ने हिम्मत करके किसी तरह कोशिश की और केदार को ऊपर खींचा। तब जाकर केदार की जान बची और उन्हें मिला उनका दूसरा जन्म। तो जनाब, पेश खिदमत है ये सेगमेंट जिसका नाम है तुमने पुकारा और हम चले आए। और आइए देखते हैं कि कौन फोन पर हमसे बात करने के लिए आतुर है। हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते अन्नू जी, ज़हीर नसीब, मैं नाज़नीन कुरैशी भोपाल से। अरे माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है, दुआएं हैं आपकी। अरे वाह मेहरबानी जी, फरमाएं। भोपाल में कहाँ रहती हैं आप? भोपाल में हम करियर सोडेम पर रहते हैं। पैदाइश, तालीम और तरबियत सब भोपाल में ही? सब कुछ माशाल्लाह। नफीस उर्दू बोलते हैं कि हमें शर्म आती है आपको उर्दू बोलते हुए देखकर। जी, मैं भोपाली हूँ, मैं बता चुका हूँ आपको। भोपाल में इतवारा में पैदा हुआ था और अगले साल तक जिंदा रहा तो 60 साल कंप्लीट कर लूंगा मैं। भोपाली हूँ तो। आपकी उम्र दराज करे, आप दुआओं में याद रखें। से हम लोगों को मनोरंजन करते रहे। बहुत अच्छा आप जानकारी जो देते हैं, बहुत अच्छा लगता है और काफी सारी हमको जानकारी मिलती है फिल्मों से संबंधित। और मैं सुबह ऑफिस के लिए तैयार होती हूँ और उस वक्त सुनती हूँ। ज़हीर नसीब, सर खम है तेगे अबरुए दिलबर के सामने, गर्दन झुकी है यार के खंजर के सामने, हाजिर गुलाम बार गहे यार में है या जर्रा है एक महर मुनव्वर के सामने। बहरहाल मैं बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें फोन किया। आप बताएं मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? अनु जी, मुझे नहीं मिला देखत सूरत आवाज लाज सही, ये सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाता हूँ। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत है, नैन सुनैन ना ही मिलाओ। थोड़ा सा राग बागेश्वरी की झलक इसमें मिलती है। नैन सुनैन ना ही मिलाओ, नैन सुनैन ना ही मिलाओ, देखत सूरत आवत लाज गुइया। ये गाना है जी। जी, तो आपने शायद क्लासिकल ट्रेनिंग ली होगी, लेकिन मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ, बस ऐसे गुनगुना करती हूँ। संगीत तो मेरे बाप ने नहीं सीखा, ये तो आप लोगों की मोहब्बत है जो ये सब करवा रही है। तेरा करम है कि तू मुझसे बुलवा रहा है। आपका बहुत अच्छा गाते हैं और इंटेलिजेंट भी बहुत है, क्योंकि मैंने सुना है आप IAS की तैयारी कर रहे थे। मैंने प्रोग्राम के दौरान सुना था और आपने वो छोड़कर और फिल्मी दुनिया ज्वाइन की। इंटेलिजेंट लोग ही IAS की तैयारी करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, ना सिर्फ अपने लिए, मेरे लिए, बिग FM के लिए, बल्कि अपने तमाम मुल्क के लोगों के लिए दुआएं कीजिए कि हमारे मुल्क में अमन हो, सुकून हो। अल्लाह हमारे मुल्क को हर मुसीबत से बचाए और अमन कायम रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव रानाघाट, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है, यहीं राखी के पिता का जूतों का बिजनेस हुआ करता था। पार्टीशन के बाद परिवार वेस्ट बंगाल शिफ्ट हो गया। बहुत कम उम्र में ही राखी की शादी जर्नलिस्ट कम बंगाली फिल्म डायरेक्टर अजय बिस्वास से हुई, मगर ये शादी चली नहीं, दोनों जल्दी ही अलग हो गए। राखी के फिल्मी करियर की शुरुआत 1967 की बंगाली फिल्म बोधू बारन से हुई। हिंदी फिल्मों में उनका सफर शुरू हुआ 1970 में आई राजश्री प्रोडक्शन की जीवन मृत्यु से। इसके बाद उन्होंने राजकुमार के अपोजिट फिल्म लाल पत्थर और सुनील दत्त की बनाई फिल्म रेशमा और शेरा में भी अभिनय किया। राखी ने फिल्म शर्मीली में डबल रोल किया। फिल्म में उनके हीरो थे शशि कपूर और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई, जिसने राखी को हीरोइन के रूप में जमा दिया। 1972 में उनकी एक नहीं, दो नहीं, 10 फिल्में रिलीज हुई, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फिल्म आंखों आंखों में के लिए राखी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। 1973 में दाग के लिए राखी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पहला फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुआ। इसी दौर में राखी
और गुलजार में प्रेम हो गया और 15 मई 1973 को दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद राखी ने कुछ समय के लिए फिल्मों से दूरी बना ली और पुत्री मेघना के जन्म के 1 साल बाद गुलजार और राखी के रिश्तों में खटास आ गई और दोनों अलग हो गए। राखी दोबारा फिल्मों में काम करने लगी। उनकी दूसरी पारी की शुरुआत राजश्री की फिल्म तपस्या और यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी से हुई और दोनों ही फिल्में जबरदस्त हिट हो गईं। कभी कभी के बाद राखी ने अमिताभ बच्चन के साथ बेमिसाल, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर और कस्मे वादे जैसी फिल्मों में हीरोइन के तौर पर काम किया तो शान में वो अमिताभ बच्चन की भाभी और शक्ति में उनकी मां भी बन गईं। समय के साथ राखी ने अपने आप को चरित्र भूमिकाओं में सीमित कर दिया और कई यादगार रोल किए। कुछ फिल्में राखी की इस प्रकार हैं: राम लखन, रुदाली, बाजीगर, करण अर्जुन, बॉर्डर, सोल्जर, एक रिश्ता इत्यादि। अवार्ड्स की बातें करें तो राखी को 1976 की फिल्म तपस्या के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुआ। अपर्णा सेन की बंगला फिल्म परोमा के लिए भी बेस्ट एक्ट्रेस का बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड हासिल हुआ। फिल्म शुभ मुहूर्त के लिए नेशनल अवार्ड और 2003 में पद्मश्री से भी राखी जी को सम्मानित किया गया। खार स्थित अपने बंगले में रहने वाली राखी अपना अधिकतर समय पनवेल स्थित फार्म हाउस में बिताती हैं। वो आगे भी काम करती रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना है। और मुझे मालूम नहीं कि ये कार्यक्रम राखी जी सुनती हैं या नहीं सुनती हैं। आखिरी मुलाकात आपसे दरअसल ऊटी में हुई थी, शायद 1988 में। आपकी बनाई हुई मछली मुझे अभी भी याद है। आप कितने प्रेम से हम सब के लिए खाना बनाकर लाई थी। राखी जी, प्रणाम करता हूँ। ए.के. हंगल फिल्म नमक हराम के रिलीज होने के बाद एक दिन बंबई के क्राफर्ड मार्केट से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया। पुलिस वाले का यूं बिना किसी कारण के रोकना हंगल साहब को समझ नहीं आया। उन्होंने जब कारण पूछा तो वो बोला कि वो पुलिस वालों की एक यूनियन शुरू करने की इच्छा रखता है और इस सिलसिले में उनकी मदद चाहता है। अब ए.के. हंगल को यह सुनकर और भी हैरानी हुई। ए.के. हंगल ने कहा, भाई मैं कलाकार हूं, कोई यूनियन चलाने वाला नहीं हूं। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं एक यूनियन बनाने में। इस पर पुलिस वाले ने उनसे कहा, आप फिल्म नमक हराम में बड़े कमाल के यूनियन लीडर बने थे, आप बहुत अच्छा यूनियन लीडर बन के आपने किया, इसलिए मुझे लगा कि आप इसके एक्सपर्ट होंगे कि यूनियन कैसे बनाई जाती है, कैसे चलाई जाती है। इस बारे में मुझे अच्छे से गाइड कर पाएंगे, मेरा मार्गदर्शन कर पाएंगे। इस पर ए.के. हंगल ने उन्हें बताया कि वो सिर्फ एक कलाकार हैं और उन्होंने तो पर्दे पर वो सिर्फ रोल किया था जैसा डायरेक्टर ने और राइटर ने उनके लिए लिखा था। ये असलियत पता चलने पर पुलिस वाले ने ए.के. हंगल के काम की तारीफ की और माफी भी मांगी कि मैंने बीच सड़क पर आपको रोक लिया। ये उस पुलिस वाले की नादानी थी या ए.के. हंगल के अभिनय का कमाल कि वो ए.के. हंगल को सचमुच का यूनियन लीडर समझ बैठा। 92.7 बिग एफएम के हमारे श्रोता संजीव तेलंग के सवाल के जवाब का टाइम है। उन्होंने पूछा है, फिल्म तेरी मेहरबानियां के टाइटल गीत की तरह कुत्तों के ऊपर लिखे गए पिक्चराइज्ड दूसरे और कौन कौन से गाने हैं। तो संजीव जी, अगर ऐसे गीतों की बात करें जो कुत्तों के ऊपर पिक्चराइज्ड हैं या उनको लेकर लिखे गए हैं, तो कुछ जो याद आ रहे हैं वो पहला गीत है 1959 की फिल्म जिसका टाइटल है जवानी की हवा। कैसे आऊं नदिया के तीर तेरे कुत्ते की खुली जंजीर। देखिए गाने तो क्या हो, ये गाना जॉनी वॉकर साहब के ऊपर पिक्चराइज किया गया है। अपनी महबूबा से मिलने जाते हैं और उस कुत्ते को देखकर ये गाना गाते हैं। गीत राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था, संगीत था रवि का और गाया मोहम्मद रफ़ी ने। दूसरा गीत जो याद आ रहा है वो है 1967 की फिल्म टाइटल नाइट इन लंदन। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, म्यूजिक लक्ष्मी प्यारे का, और एक बार फिर से ये गाना ग्रेट मोहम्मद रफ़ी ने गाया। ओ मेरे यार टॉमी, देता हूं मैं सलामी, रास्ता न रोक मेरा जाने दे। तीसरा गीत 1961 की फिल्म मेम दीदी से पिक्चराइज है तनुजा जी पर। गीत लिखा था शैलेंद्र ने, संगीत सलील चौधरी का और गाया लता मंगेशकर ने।
गीत के बोल, बेटा वाओ 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 मेरे कान मत खाओ, सोने की कटोरी में चल के दूध भात खाओ। ये गाना तनुजा जी के ऊपर पिक्चराइज है। इन गीतों के अलावा कुछ ऐसे भी गीत हैं जिसमें कुत्ता या तो साथ है या फिर उसे ही गाना सुनाया जा रहा है। 1958 की फिल्म मिलन से एक गाना याद आ रहा है, तू है मेरा यार और मैं हूं तेरा यार। यह गीत डेजी ईरानी पर पिक्चराइज है। इसे लिखा था प्रेम धवन ने और संगीत दिया था हंसराज बहल ने। सिंगर ग्रेट शमशाद बेगम। फिर एक गीत 1936 की फिल्म जन्मभूमि का है। गीत के बोल हैं, ये प्यारी प्यारी पाती मालूम है किसकी पाती। इस गीत में देविका रानी अपने कुत्ते के साथ ये गीत गा रही हैं, उसे अपने पिया का खत सुना रही हैं। इस गीत को लिखा था जे.एस. कश्यप ने, संगीत था सरस्वती देवी का और इसे गाया था खुद देविका रानी ने। अगला गीत है 1974 की फिल्म चट्टान सिंह का। गीत फिल्माया गया है विनोद मेहरा और योगिता बाली पर। बोल हैं, जब कोई लड़की मेरे दिल को बार बार तड़पाए, रातों को सपनों में मिले और दिन को पास ना आए, तो बता दे मेरे मोती मैं क्या करूं। डुएट है ये, लिखा वर्मा मलिक ने, म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी भाई का और गाया किशोर कुमार और आशा भोसले ने। बहुत सारे गीत हैं जो कुत्तों से रिलेटेड हैं, कुत्तों के ऊपर पिक्चराइज्ड हैं। तो मुझे उम्मीद है कि संजीव तैलंग जी प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट होंगे। प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आज इस सुहाना जो सफ़र है उसे विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप सब सकुशल अपनी मंजिल पर पहुंच गए होंगे। हर दिन हर पल सकुशल जो भी आपकी मंजिल है उस पर पहुंचते रहें, यही प्रार्थना है। और आप जहां भी हों खुश रहें, आबाद रहें, सेफ रहें और अपने परिवार और अपने साथ साथ अपने देश के प्रति भी जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, हम सदैव पूर्ण करते रहें, ऐसी ही मेरी मंगल कामना है। चलता हूं। जयराम जी की खुदा हाफिज, जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल, हालेलुया, जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं इंडिया रेडियो फोरम अवार्ड विनिंग शो सुहाना सफर, IRF और गोल्डन माइक RJ ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ, इन एसोसिएशन विद LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।